नमस्कार दोस्तों, हम लोग जलवायु विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें वायुदाब के चैप्टर को शुरुआत किए थे और कुछ बेसिक बातें आपसे हमने किया था। ठीक है। वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? वायुमंडल के संगठन द्वारा किसी सतह पे लगाया गया जो दाब होता है वही वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में जितना भी दबाव डाले ये वायुमंडल या वायुमंडलीय संगठन, वही वायुमंडलीय दबाव होगा। ठीक है। समुद्र की सतह पर या तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पे 1034 ग्राम का भार वायुमंडल द्वारा लगाया जाता है। ये यूनिट कई बार पूछा गया है, नंबर से याद रखिएगा। 1034 ग्राम, कहीं कहीं एवरेज 1013 ग्राम मिलता है पर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। आज वायुमंडलीय दबाव का ऊर्ध्वाधर वितरण भी हमने देख लिया था कि जब भी सतह से ऊंचाई की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जब कभी किसी पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दबाव में धीरे धीरे क्या होती है? कमी आती है। ये भी हमने देखा था। और साथ साथ तापमान भी गिरता है। तापमान गिरना और वायुदाब का एक साथ, दोनों का एक साथ गिरना ही यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। लेकिन जब हम वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करने लगते हैं तो वहाँ पे समानुपाती संबंध होता है, समानांतर संबंध होता है, दोनों एक साथ कम होते हैं। ये इस पर चर्चा हो गई थी और भी कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने आपके साथ चर्चा किया था। आज जो हमें बात करनी है मुख्य रूप से, हमने जो पिछली क्लास छोड़ा था वो यहीं पे, कि वायुमंडलीय दबाव पूरी पृथ्वी पर एक समान रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि उसमें अंतर होता है। और हेडिंग आपसे बनवाया था कि वायुमंडलीय दबाव या वायुदाब में अंतर का क्या कारण है। ठीक है। वो कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो किसी स्थान पर वायुमंडलीय दबाव को कम या ज़्यादा करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहली चीज़ तो वायुदाब किसको फॉलो कर रहा है? वायुमंडलीय दबाव का जो वितरण है वो तापमान को फॉलो करता है। जैसा तापमान जहाँ होगा उसी के हिसाब से वायुदाब आपको मिलेगा। तापमान अधिक है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में कई बार बताया है कि यदि तापमान अधिक है तो फिर वहाँ पर वायुदाब कम होगा। तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। किसी स्थान की बात कर रहे हैं, बस ऊंचाई को छोड़ दिया जाए। ऊंचाई पे जब आप बढ़ेंगे तो तापमान और वायुदाब दोनों में कमी आएगी। कारण क्या है इसका? पहली चीज़ तो वायुमंडलीय संगठन। चूँकि वायुमंडल की सघनता कम हो जाएगी तो दबाव डालने वाले कारक कौन से हैं? वायुमंडल में जो सब्सटेंस हैं, जैसे धूलकण है, जलवाष्प है, गैसें हैं, तो इनकी कमी होने लगती है, ये विरल होने लगते हैं ऊंचाई पर जाने पर, तो फिर दाब भी कम हो जाएगा। तापमान भी साथ साथ कम होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से। तो उसके भी दो कारण हैं। पहला कि वायुमंडलीय तापमान का जो स्रोत है वो पृथ्वी है, पार्थिव विकिरण है, और जब आप स्रोत से दूर जाते हैं तो स्रोत से जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम होता जाएगा। दूसरी चीज़ कि वायुमंडलीय संगठन का विरल होना। जब वायुमंडल सघन होता है तो पदार्थ हैं, इसका मतलब अगर पदार्थ हैं तो वो ऊष्मा के अवशोषक होते हैं। जब वो ऊष्मा लेंगे तभी तो तापमान बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाने लगते हैं वायुमंडल विरल हो जाता है, पदार्थों की मात्रा कम होने लगती है। तो इस वजह से ऊष्मा ग्रहण करने वाले जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं, उनको वही कम हो जाते हैं। तो फिर तापमान या ऊष्मा को धारण करने वाला ही नहीं कोई रहता है। इस वजह से तापमान में गिरावट आती है। तो वायुदाब और तापमान ऊंचाई के साथ एक साथ कम होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है कि मुख्य रूप से बात करना कि जो वायुदाब है इसका क्षैतिज वितरण जो होगा किसी स्थान पर वो कैसा होगा। और ये देखेंगे कि जो क्षैतिज वितरण के वायुदाब के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों पे बात करेंगे हम आज। इन कारणों को हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। पहला जो है वो तो होगा प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में उन कारकों को शामिल किया जाता है जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घट रही हैं, ऐसे कारकों को इसमें रखा जाता है। जिसमें पहला कारक है तापमान। ठीक है। पहला कारक क्या है? तापमान। तापमान किसी स्थान के वायुदाब को प्रभावित करता है। वायुदाब किसी स्थान का कम या ज़्यादा होगा, ये तापमान प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। कैसे करता है भाई? ये सूर्य है, ये सन है, ये अर्थ की सतह है। यहाँ पर सूर्य विषुवत मान लीजिए ये ध्रुव है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और यहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब आप बताइए कि इसमें से तापमान किस जगह पे सबसे ज़्यादा होगा? निश्चित रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होगा। कारण क्या है कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं और इन किरणों को यहाँ पे कम दूरी तय करके आना पड़ रहा है। तो जब कम दूरी तय करना पड़ेगा वायुमंडल में
और सीधी किरणें आके यहाँ पहुँचेंगी और साल भर सूर्य, कर्क और मकर रेखा के मध्य में लंबवत होती है सूर्य की किरणें। तो फिर सूर्यातप विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखा क्षेत्र में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य में सूर्यातप सर्वाधिक प्राप्त होगा। तो जब सूर्यातप सर्वाधिक प्राप्त हो रहा है तो फिर तापमान भी तो यहाँ पे अधिक होगा। तो जब यहाँ पे तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक हो गया, तो तापमान अधिक होने के बाद में जो यहाँ की सतह है वो गर्म होगी, और गर्म होने के बाद में सतह क्या करेगी, रेडिएशन उत्पन्न करेगी, पार्थिव विकिरण निकालेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वायु लगी हुई है, सतह पे जो वायु है, हवा है, ये वायु क्या होगी, गर्म होगी और गर्म होकर के ऊपर उठेगी। और जब कोई ऊपर उठ रहा है, कम दबाव होगा कि ज़्यादा दबाव होगा, निश्चित रूप से जब हवा ऊपर उठ रही है तो वायुदाब कम हो जाएगा ना, क्योंकि वायुदाब के लिए यही वायु का नीचे की ओर दबाव डालना ही तो वायुदाब है। और जब वायु गर्म होकर के ऊपर जा रही है तो वायुदाब तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे कैसा प्रेशर होगा, यहाँ तापमान अधिक है तो फिर वायुदाब क्या हो गया, वायुदाब कम हो गया। ध्रुवीय क्षेत्रों में, अब यहाँ तापमान अगर अधिक ना होता तो वायुदाब अधिक होता, लेकिन तापमान अधिक होने की वजह से क्या है कि वायुदाब में कमी आ गई। क्यों, क्योंकि तापमान अधिक हुआ तो वायुमंडल के जो धूल कण, गैसें, जलवाष्प, ये सब हैं क्या हो गए, सतह से जो लगे हुए थे वो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर दिए। जब गर्म हो गए तो हल्की हुई गैसें हल्की होकर ऊपर उठने लगी, और ऊपर से ही दबाव आ रहा था तो दबाव का जो रास्ता है वो तो बाधित हो गया। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का जोन बनता है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जाए तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, और तिरछी किरणों की बहुत ज़्यादा प्रभाविता नहीं होती है, ठीक है। और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी यानी सूर्यातप कम प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, और जब सूर्यातप कम प्राप्त हो रहा है तो फिर इस क्षेत्र में गर्मी, टेम्परेचर इस क्षेत्र का कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा, ठीक है, तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। क्या कारण है कि जब तापमान ही नहीं है तो जो सतह से लगी वायु है वो गर्म नहीं होगी, और जब गर्म नहीं होगी तो ऊपर नहीं उठेगी। ऊपर नहीं उठेगी अगर यहाँ की जो वायु है या वायुमंडलीय संगठन है, तो ऊपर से दबाव आएगा, कुछ तो एक होगा, या तो दाब आ रहा है या तो फिर ये ऊपर हवा को भेज रही है। तो तापमान एक प्रमुख कारण है। यहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या हो रहा है, भूमध्य रेखा क्षेत्र में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, फिर यहाँ भी वही होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध होता है, ठीक है। अगर क्षैतिज वितरण में देखा जाएगा तो तापमान जो होता है, तापमान जहाँ पर तापमान अधिक होगा, ठीक है, वहाँ पर वायुदाब कम होगा, समझे। और अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा, यानी तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध होगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो सूर्यातप सबसे ज़्यादा, यानी जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन कहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर कम प्राप्त हो रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो जब विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर आप आगे बढ़ोगे तो तापमान में, वायुदाब में लगातार वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि तापमान में लगातार कमी हो रही है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ लिख लें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब का क्या हालत होगी, वायुदाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा, ठीक है, तापमान घटेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। अगर इतना ही लिखा हुआ स्टेटमेंट मिल गया तो आप उसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं, ये जानते हुए कि अगर तापमान अधिक है तो गर्मी अधिक है उस जगह पे, अगर गर्म वहाँ पे है तो सतह से लगी वायु जो होगी वो गर्म होकर क्या करेगी, ज़मीन के अंदर तो घुस नहीं जाएगी, गर्म होगी वायु तो ऊपर ही उठेगी, और ऊपर से जो दबाव आ रहा था वो दबाव कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे से अब कोई और उसको प्रेशर दे रहा है नीचे से। तो जब वायुमंडल में गैसें, जलवाष्प, ये सब गर्म होकर ऊपर उठने लगेंगे तो वहाँ पे दबाव का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो जो तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम हो। तापमान पहला कारक है जो क्या कर रहा है, किसी स्थान के वायुदाब को प्रभावित करता है। प्राकृतिक कारकों में अगर दूसरे कारक की बात की जाए कि वो दूसरा फैक्टर कौन सा है जो वायुदाब को प्रभावित करता है, तो वो है ऊंचाई। इन सब पे हमने बात कर लिया है, लेकिन अभी भी आप समझ लीजिए। देखिए ऊंचाई जो है
ऊंचाई का अर्थ हो गया कि आप ऐसे सतह पर हैं और फिर ये जब आप यहाँ पर हैं तब तापमान क्या है, तापमान अधिक होता है। लेकिन ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आता है, गिरावट आती है। तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से क्या होती है, कमी आती है। क्यों कमी आती है, कई बार मैंने बता चुका। तो जो ये अगर माइनस में तापमान जा रहा है, तो अगर सतह पे जो भी तापमान हो उस हिसाब से जब हम ऊपर यहाँ पे पहुँचेंगे चोटी पर पर्वत के, तो यहाँ तापमान निश्चित रूप से माइनस में चला जाएगा। अब बात आती है कि किसी स्थान पे पता लगा कि यहाँ पे वायुदाब ठीक ठाक है, तापमान भी ठीक है, अचानक से हम पहाड़ी पे चढ़ने लगे तो वहाँ पर तापमान में आपको अंतर नज़र आने लगेगा। तापमान तो कम होगा, साथ ही साथ वायुदाब भी कम होता है, वायुदाब में भी कमी आएगी। वायुदाब में भी कमी क्यों आएगी, तो वायुदाब में कमी इसलिए आती है कि वायुदाब वायुमंडलीय संगठन द्वारा लगाया जाता है। और हमारा वायुमंडल अगर यहाँ तक है मान लो, और इतनी, और फिर ये जो वायुमंडल की लेयर्स हैं, ये पता लगा कि वायुमंडल की जो सघनता है, सबसे ज़्यादा सघन वायुमंडल निचले वायुमंडल का होगा, क्षोभ मंडल का, फिर धीरे धीरे विरल होता जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पहुँच गए हैं तो यहाँ पर आपको इतने ही वायुमंडल का दबाव लगेगा ना, है कि नहीं। जो नीचे है वायुमंडल, आप तो इतनी ऊंचाई पर हो तो इस वायुमंडल का दबाव थोड़ी ना आप पे लग रहा है, तो इतना तो माइनस हो गया, आप पे इतना ही दबाव लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर खड़े हो, तो जब आप यहाँ पर होते हैं तो सबसे सघन वाला वायुमंडल तब भी आपके नीचे ही है, तो आप पर कितना वायुमंडल का दबाव लगेगा, तब आप पे सिर्फ इतना ही दबाव लगेगा ये। लेकिन जब आप सतह पर होते हो यहाँ पर, तब आप पर इतने वायुमंडल का दबाव लगता है ये। तो जब आप ऊंचाई बढ़ने लगती है तो चूंकि आप वायुमंडल में ही ऊंचाई पे जा रहे हो, तो इस वजह से वायुमंडल क्या होता है, जितना ऊंचाई आप तय कर लोगे उतने ऊंचाई तक का वायुमंडल आप पे प्रेशर नहीं बनाएगा, दबाव नहीं डालेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये तो हो गया कि ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडल कम होता जाएगा आपके लिए। लेकिन जब ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडल का जो सघनता है, भार है, सबसे ज़्यादा वायुमंडल का भार क्षोभ मंडल के निचले स्तर पर मिलता है, ये भार भी तो कम हो जाएगा भाई, विरलता आ जाएगी ना। यहाँ पे देखो वायुमंडल कितना विरल हो गया जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे। तो जब वायुमंडल में वायुमंडलीय संगठन ही विरल हो गया तो दबाव तो वायुमंडल का जो डाल रहे थे, वायुमंडलीय संगठन में जो पदार्थ हैं वही तो डाल रहे थे, और जब उन पदार्थों की मात्रा कम हो गई तो वायुदाब अपने आप कम हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तापमान और वायुदाब ऊंचाई के साथ साथ दोनों में कमी आती है। तो किसी स्थान पे जब आप होते हैं तो वहाँ यदि ऊंचाई पे हैं आप, तो वायुदाब में अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला फैक्टर कौन सा है, जो प्राकृतिक कारक है, जो किसी क्षेत्र में वायुदाब को प्रभावित करता है, उसके वितरण को, वह है वायुमंडलीय संगठन। वायुमंडलीय संगठन। अब देखिए, किसी क्षेत्र में, मैंने वायुमंडलीय संरचना की बात की थी, अगर ये वायुमंडल है तो इस वायुमंडल में किसी जगह पे यदि धूल कण, जलवाष्प या गैसेज, इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो भाई इन्हीं के द्वारा दबाव लगाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर धूल कण, जलवाष्प या इन सब की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो उस जगह पे, और कहीं पे बहुत कम धूल कण पदार्थ हैं, उस जगह पे कहाँ पे दबाव अधिक होगा, निश्चित रूप से ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर धूल कण की मात्रा अधिक है, जबकि ये वाले क्षेत्रों में वायुमंडल का जो संगठन है वो थोड़ा सा क्या है, विरल है। तो जहाँ पे पदार्थ होंगे वहाँ पे भार ज़्यादा होगा, यहाँ पे भार ज़्यादा होगा, और यहाँ पर भार कम होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वायुमंडलीय संगठन है, यदि ये सघन है तो भार अधिक होगा, और यदि ये विरल है तो उस जगह पे भार कम होगा। अगला फैक्टर जो है, जो कारक है, प्राकृतिक कारक है, वायु चक्रवात या प्रति चक्रवात। ऐसी स्थितियां भी अगर बनती हैं तो वायुदाब में बदलाव आ जाता है। अब मान लो कि किसी जगह पे वायुदाब अपने पूर्ण विकसित रूप में और बिना बदले हुए उसी जगह पे रहेगा जहाँ पे वायु शांत हो, वायुमंडल शांत हो। लेकिन यदि आंधी तूफान चल रही है तो भाई ये धूल कण पदार्थ जो वायुमंडल में है, इन्हीं लोगों का तो स्थानांतरण इधर उधर हो रहा है, और जब ये कूद के इधर जा रहे हैं, कूद के उधर जा रहे हैं, तो फिर वायुदाब कहाँ मेंटेन रह पाएगा, अंतर आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। अब पता लगा कहीं चक्रवात है, और चक्रवात में क्या हो रहा है, हवाएं चारों तरफ से इधर से उधर, उधर से उधर घूम टहल रही हैं, तो वहाँ पे वायुदाब जो होगा वो बदलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर पे कम होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर वायुमंडल में विक्षोभ की स्थिति है तो भी जो वायुमंडलीय दाब है इसमें
परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध होता है, तो आपके पास अब जानकारी है कि वायुदाब और तापमान में दो तरीके के संबंध होते हैं। एक संबंध ऐसा होता है समानुपाती या समानांतर संबंध, जहाँ पर वायुदाब और तापमान में दोनों में गिरावट एक साथ आती है। और ऐसी स्थिति कहाँ मिलती है? अपवाद स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगी, जहाँ पर आप ऊंचाई पर जाते हैं। और दूसरी जगह पे आपने देखा है कि तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध होता है, अपोजिट, कि अगर वायुदाब बढ़ेगा इसका अर्थ ये होगा कि तापमान कम है, यानी तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब गिरेगा, और तापमान अगर कम है तो वायुदाब अधिक है। तो ये दो तरीके के संबंध आपको पता है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप बताइए किस पे आप सही करेंगे, किसको सही मानेंगे, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। निश्चित रूप से व्युत्क्रम संबंध जो होगा तापमान का, हम उसी पे टिक करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि ऊर्ध्वाधर वितरण तो बहुत थोड़ा सा है वायुदाब का, पर्वतीय क्षेत्रों में है अपवाद स्वरूप। हमें ज़्यादा अध्ययन और ज़्यादा हमारा जो सामना हो रहा है वो सतही वायुदाब से पे हो रहा है ना, तो इसको हमें डिटेल में देखना है। तो जो अपवाद होता है कभी भी वो मेन लाइन नहीं बन सकता है। तो अगर इन दोनों में कभी चुनना पड़े, स्टेटमेंट में आ जाए कि तापमान और वायुदाब में क्या संबंध है, तो ध्यान है व्युत्क्रम संबंध पे आप टिक करेंगे। बात अलग है कि अपवाद स्वरूप कहीं कहीं समानांतर संबंध मिलता है। ये तो बात हो गई प्राकृतिक कारकों की। दूसरा जो है वो क्या है? मानवीय कारक। मानवीय कारक में जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, अब जिन क्षेत्रों में पृथ्वी के जहाँ पर ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग तो अपने आप में हो गया कि पूरी पृथ्वी का क्या हो रही है, गर्म हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र आपको मिलेंगे जहाँ पर प्रमुख रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग से आप ग्लोबल को हटा दें, वार्मिंग पे अगर बात करें तो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत औद्योगिक रूप से बहुत विकसित हैं, उन कंट्रीज़ के आसपास देखा जाए तो वहाँ पे तापमान अधिक होता है अपेक्षाकृत औसतन। वहाँ भी वायुदाब परिवर्तित हो जाता है, जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाता है। ऐसे CO2 इंक्रीज है, जैसे मान लीजिए CO2 की मात्रा में वृद्धि। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि की जा रही है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, इस वजह से निचले वायुमंडल में ही रहेगी। और जब भारी गैस है और इसकी मात्रा ठीक ठाक मात्रा में इनको रिलीज किया जा रहा है, तो वायुमंडल में भार बढ़ेगा, तो वायुदाब में वृद्धि होगी। जिन क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो रही है, वहाँ पे वायुमंडल में जो दबाव होगा वो अधिक होगा। ऐसे धूल कण हैं, जब कभी धूल कणों की मात्रा भी अगर वृद्धि हो जाए, जैसे माइनिंग के क्षेत्र होते हैं जहाँ पे खनन वगैरह होता है, इन क्षेत्रों में धूल कणों की मात्रा इतनी ज़्यादा वायुमंडल में चली जाती है कि वायुमंडलीय जो भार है उसमें वृद्धि कर देते हैं। क्योंकि ये सब भारी पदार्थ हैं और वायुमंडल में इनको रहना है, तो वायुमंडलीय दबाव में इनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। ऐसे जलवाष्प हो गया, जलवाष्प भी अगर वायुमंडल में पहुँच रहा है तो ये भी वायुमंडलीय दबाव को क्या करेगा? बढ़ा देगा। जलवाष्प की वृद्धि हो रही है। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि या कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं स्थानीय स्तर पे। कभी कभी प्रश्न बनता है कि जब कहीं पे वायुदाब में परिवर्तन आता है तो फिर उसका प्रभाव क्या पड़ता है? अगर वायुदाब, जो निश्चित वायुदाब होना चाहिए, यदि उसमें परिवर्तन आता है तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो अगर वायुदाब परिवर्तन में बात की जाए कि वायुदाब परिवर्तन का प्रभाव, तो कुछ प्रभाव आप यहीं पे लिख लीजिए एज ए फैक्ट के तौर पे। जैसे श्वसन समस्या है, जब कभी आप पहाड़ों पे जाते हैं, श्वसन समस्या खासकर पहाड़ों पर, ऊंचाई पर, ठीक है। अब ऊंचाई पर श्वसन समस्या क्यों आती है? आप देखते हैं जो पर्वतारोही होते हैं अपने पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। क्यों लेकर जाना पड़ता है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर? वो इसीलिए कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि वायुमंडल में धूल कण और गैसों की मात्रा है, यही वायुमंडलीय संगठन है। लेकिन जब हम ऊंचाई के साथ बढ़ने लगते हैं तो देखते क्या है कि वायुमंडल विरल हो जाता है, यानी गैसों की मात्रा कम हो जाती है, धूल कण जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। उन सब में जो ऑक्सीजन है जो हमारे लिए ज़रूरी है श्वसन के लिए, भाई वायुमंडल में उनकी भी एक निश्चित मात्रा है, तो वो भी कम होगा। निचले वायुमंडल में सतह पे तो पर्याप्त रूप में सघनता है वायुमंडल की कि हम कहीं भी आराम से सांस लेते हैं और हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। लेकिन जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन विरल हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसके लिए हमें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। भाई जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे आप, तभी आपकी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी।
तो श्वसन समस्या होती है पहाड़ी क्षेत्रों में जब आप ऊंचाई पर जाते हैं। कारण आपको पता है क्यों होती है? ऐसे पेन लीकेज करने लगता है, पेन लीकेज, पेन की स्याही जो होती है वो बाहर आने लगती है। क्यों? क्योंकि सतह पर एक निश्चित प्रेशर से वो अंदर छुपी बैठी हुई है, बाहर से उसको ठीक ठाक दबाव डाला जा रहा है पेन में, रिफिल में। लेकिन जब आप ऊंचाई पे चले जाते हो पहाड़ों पे, तो चूंकि वहाँ पे वायुमंडलीय संगठन जो है वो विरल हो गया, तो उतना दबाव वो नहीं डाल रहा है, तो अंदर की लीकेज क्या करती है, स्याही जो है वो बाहर आने के लिए उत्साहित हो जाती है कि अब बाहर से तो हमें कोई दाब ही नहीं रहा है, दबाव डाल ही नहीं रहा है, तो चलो बाहर निकल के घूमते हैं। और आपके पॉकेट जो है ये पूरा नीला पीला काला हो जाता है। तो एक समस्या ये भी आती है। तो कभी जब ऊंचाई पे जाना तो पेन पॉकेट में यहाँ मत रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाना तो, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और प्रेशर कम होने की वजह से स्याही बह जाएगी। नाक कान से ब्लड आना, नाक कान से ब्लड आना, ये भी एक बड़ी समस्या है कि आपके नसल्स, नाक से कान से ब्लड आने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो आपको पता होगा, बायोलॉजी में आप पढ़ते भी होंगे कि ब्लड प्रेशर होता है एक। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये दो, उनके अंदर बहने वाला जो ब्लड है उसका प्रेशर और उसके बाहर जो हमारे बॉडी पे जो दबाव लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इन दोनों प्रेशर्स में संतुलन होता है, दोनों दबाव में, ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इस वजह से हमारे बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसकी वजह से नसें नहीं फट रही हैं, ब्लड बाहर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर बाहर आने के लिए उसे बाहरी वायुमंडलीय जो दबाव है उसको सामना करना पड़ेगा, और वायुमंडलीय दबाव ठीक ठाक लग रहा है। तो ये बीच की स्थिति होती है कि अंदर से भी दबाव डाला जा रहा है, अंदर से भी ढकेला जा रहा है और बाहर से दबाया जा रहा है, और बीच में ब्लड बह रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप ऊंचाई पे चले जाते हो तो मैंने कहा कि आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो तो उसी गति से कार्य कर रहा है, उतना ही लग रहा है। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो संतुलन बना के रखा था, वो प्रेशर तो कम हो गया। और जब बाहर से कोई रोकने वाला नहीं है तो अंदर वाला निश्चित रूप से भागेगा निकल के। तो जो ब्लड होता है वो इसीलिए नाक कान से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है वहाँ। एक सवाल जो खूब बनता है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तो फिर जो आप अक्सर ये देखते होंगे कि पहाड़ों पे खाना देर से पकता है, ये प्रश्न खूब पूछा गया, उसी का मतलब है ये वही है बॉइलिंग पॉइंट, ये कम हो जाता है। अगर सतह पे आप हो और 100 डिग्री तापमान पे खाना पक रहा है या पानी उबलना शुरू किया है, तो जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे ऊंचाई पर, तो वहाँ 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होगा, पानी उबलना शुरू कर देगा। पहाड़ी क्षेत्रों में जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो खाना देर से पकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से। अगर वायुमंडलीय दबाव ठीक ठाक होता तो खाना देर से नहीं बल्कि जल्दी पकता। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यानी जो 90 डिग्री या 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होने लगा, यही चीज़ जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता तो जल्दी पकता खाना। अब खाना देर से पकता है वो इस वजह से क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 80 पे आ गया है या 90 पे आ गया है, ठीक है। ये तो कुछ बातें हो गई जो एटमॉस्फेयर से, वायुदाब से संबंधित हैं, इनको जानते रहिएगा, कुछ बेसिक बातें थी। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि वायुदाब का जो वितरण है पूरी पृथ्वी पर, वायुदाब जैसे हमने तापमान का क्षैतिज वितरण पढ़ा था ना ताप कटिबंध के रूप में, वैसे वायुदाब कटिबंध के रूप में हम वायुदाब का वितरण पढ़ेंगे। ये तो आप जानते हैं कि वायुदाब तापमान को ही फॉलो करेगा, तो जिस हिसाब से हमने तापमान के वितरण को देखा था, वायुदाब को देखना आसान होगा। और तो वायुदाब का वितरण पढ़ने के बाद में फिर हम पवन पे बात करेंगे, विंड्स पे, ठीक है। थैंक यू।